दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय यह क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 8 है। तो इस चैप्टर नंबर 8 जो कि क्लास 10th की NCERT की बुक का मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 8 है, इसको हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जो पूरा आपका चैप्टर 8 है उसका सबसे पहले मैं आपको थ्योरी कराऊँगा। थ्योरी पार्ट मतलब जो इसके प्रिंसिपल हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो बेसिक फार्मूलेज हैं, है ना, जो इसके सूत्र हैं, जो सिद्धांत हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। और आने वाली क्लासेस में हम लोग इसका जो एक्सरसाइज पार्ट है, मतलब जो क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन अभी की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? केवल त्रिकोणमिति के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में, फार्मूलेज के बारे में। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज के पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ही नहीं सुना है। ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल आप अपरिचित हैं, त्रिकोणमिति से आप लोग अपरिचित हैं। लेकिन मेरा ये वादा है कि अगर मेरी क्लास जो भी 20-25 मिनट की होगी, इसको आप पूरा सही से सुन लेंगे तो त्रिकोणमिति के आप एक तरह से मास्टर हो जाएंगे। मास्टरी तो तब आएगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी एक आपको बेसिक आइडिया डेवलप हो जाएगा और एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अगर इसके वर्ड पे हम जाएं तो यहाँ पर दो वर्ड से मिलके बना है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनो मतलब 3, मेट्री मतलब मेज़रमेंट, 3 एंगल का मेज़रमेंट। मतलब ट्रिग्नोमेट्री है क्या? बेसिकली किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का मेज़रमेंट। त्रिकोणमिति हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, 3 कोणों का मिति मतलब मापन। त्रिकोण मिति, त्रिकोण धन मिति, त्रिकोण मतलब 3 कोण, मिति मतलब मापन, मेज़रमेंट। तो त्रिकोणमिति में कुछ और आप नहीं पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हो? 3 कोणों का मापन। 3 कोणों का मापन किसका? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो त्रिभुज के मतलब ट्रायंगल के 3 कोणों का मेज़रमेंट। ठीक है, यही आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गए दिल्ली घूमने। दिल्ली में हमने सुना है, इतिहास की किताब में पढ़ा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार है ना, एक मीनार है बड़ी ऊंची सी, कुतुब मीनार, जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, मतलब स्टार्ट करवाया था, और उसके दामाद इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट कराया था। तो हम मान लो गए दिल्ली घूमने, है ना, और कुतुब मीनार के सामने आके खड़े हो गए और हमने देखा आँख से कि कुतुब मीनार भाई बहुत ऊंची है। ठीक है, अब कितना ऊंची है हमको ये मेज़र करना है। हमारे पास इंची टेप है ना, इंची टेप जो मेजरिंग डिवाइस होती है वो हमारे पास है। तो हमको उसकी हाइट जो है मेज़र करने की क्यूरोसिटी है, हम चाहते हैं कि इसकी हाइट हम मेज़र कर लें। तो मेज़र करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भाई कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ जाओ, आप इंची टेप लेके चढ़ जाओ, मेज़र कर लो। लेकिन वो काम ज़रा सा मुश्किल है, ऐसा करना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है। कुतुब मीनार इतना ऊंची है, उस पर आप चढ़ जाओगे, मुश्किल बात है ना ये। लेकिन हम त्रिकोणमिति की सहायता से, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, बगैर कुतुब मीनार के ऊपर चढ़े हम उसकी हाइट को एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में जो यहाँ पे मैंने देखो फिगर ड्रॉ किया है। अब इसको मैंने कुछ कुतुब मीनार, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, जो मैंने बनाया आप मान लीजिए कुतुब मीनार है, वही कुतुब मीनार जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना स्टार्ट करवाया था और उसके दामाद इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट कराया था। तो ये कुतुब मीनार है। ठीक है, इसका जो आधार है, आधार का मध्य बिंदु ये आपका पॉइंट ए है। पॉइंट ए क्या है? कुतुब मीनार के आधार का मध्य बिंदु है। और ये पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी ये कुतुब मीनार का हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, इसका जो उच्चतम बिंदु है वो पॉइंट बी है। ठीक है, अब मान लो आप गए हो घूमने और आपको इसका हाइट मेज़र करना है, तो क्या करोगे? इसके बेस से, मतलब जो इसका आधार है, आधार के बिंदु ए से कुछ दूरी पर किसी पॉइंट बी पे आप जाके खड़े हो जाओगे। मान लो आप यहाँ पे जाके खड़े हो गए और आपके पास इंची टेप है, तो आप इतना मेज़र कर सकते हो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी क्या है। इतना मेज़र करना बहुत आसान है, इसके लिए आपको ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंची टेप आपके पास है, आसानी से आप मेज़र कर लोगे। मतलब डिस्टेंस ए भी आपने मेज़र कर लिया। ठीक है, और एक चीज़ और आप मेज़र कर सकते हो कि जो कुतुब मीनार का हाईएस्ट पॉइंट है, जो इसका पीक पॉइंट है, पॉइंट बी आपकी आंख पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना एंगल का निर्माण कर रहा है। ये एंगल यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है थीटा। मान लिया ये एंगल आपका थीटा है, तो अगर आपने ये एंगल थीटा मेज़र कर लिया और ये डिस्टेंस ए से बी तक का डिस्टेंस अगर आपने मेज़र कर लिया, तो आप इसका हाइट ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए, ठीक है, इसका कुतुब मीनार का हाइट जो कि ए बी है, इसको आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे?
इसके लिए थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल आपको जानना पड़ेगा, जो त्रिकोणमिति के सिद्धांत हैं इसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। वही मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके चैप्टर का नाम भी वही है, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक प्रिंसिपल से और इसमें जो फार्मूला यूज होते हैं उससे, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, आप अपने दिमाग से ही निकाल दीजिए कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पढ़ा है या जानते हैं। बिल्कुल सब कुछ निकाल दीजिए, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री वर्ड पहली बार सुन रहे हो मुझसे, मेरे मुख से आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जीवन में पहली बार आप सुन रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सिंबल यूज होंगे। देखो सबसे पहले क्या है, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल आपका है ए बी सी। ए बी सी क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है ना आपको। ये ट्रायंगल ए बी सी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एंगल भी कितना होगा, 90 हो जाएगा। एंगल्स, ये वाला एंगल सी है और ये वाला एंगल ए है, ठीक है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग बोल देते हैं हाइपोटेनस। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस। साइड ए सी आपका हो गया हाइपोटेनस, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। ए सी क्या है आपका, विकर्ण है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइपोटेनस को बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण या कर्ण, कर्ण कह लो इसको, कर्ण बोलते हैं, विकर्ण तो अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं कर्ण। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, ठीक है। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं दोनों इसको पढ़ सकें। बेस को बोलते हैं आधार। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा को बोलते हो आप लंब, दूसरी भुजा को बोलते हो आधार और तीसरी भुजा को बोलते हो आप कर्ण, ठीक है। लंब, आधार, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को पहचानना सबसे आसान है, ऐसी साइड जो कि सबसे लंबी हो, है ना, जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा हो, वो आपका हाइपोटेनस हो गया। अब परपेंडिकुलर और बेस में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर हम एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी के लिए साइड ए बी आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और बी सी आपका हो जाएगा आधार। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एंगल के सामने की साइड हमेशा, जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हो उस एंगल के ठीक अपोजिट साइड जो होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, साइड ए बी होगा। एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी है, ठीक है। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग साइड जो बची है बी सी, ये आपका हो जाएगा आधार, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए क्या हो गया, ए बी हो गया, और बेस क्या हो गया, बी सी हो गया। लेकिन अगर एंगल ए की बात की जाए तो एंगल ए देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा है, ये आपका बी सी है। एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा है, बी सी है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, लंब क्या होगा, बी सी होगा। और एंगल ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो लंब और आधार में परपेंडिकुलर और बेस में थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। एक चीज़ आप ध्यान रखो कि एंगल के सामने का साइड, द साइड अपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर क्या होता है, ऐसा साइड जो कि एंगल के ठीक अपोजिट होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ते हैं, अनुपात, अनुपात आप जानते हो क्या होता है भाई। अनुपात का मतलब एक तरह से भिन्न होता है ना। एक न्यूमरेटर में कुछ आएगा, कुछ अंश में आएगा, कुछ हर में आएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आपके टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको पढ़ने हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पढ़ने हैं। पहला जो अनुपात है वो बोलते हैं साइन। अब त्रिकोणमितीय अनुपात किसका पढ़ना है आपको, एंगल का पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा देखो, साइन ऑफ एंगल सी, ठीक है। साइन एक आपका यहाँ पे सिंबल मान लो, साइन किसका आपको पढ़ना है, एंगल सी का, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल सी ये कुछ और चीज़ नहीं है, ये क्या है, बस अनुपात है। किसका अनुपात है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर, अगर इस एंगल की बात कर रहे हो एंगल सी, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, है ना। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, लंब और कर्ण का अनुपात, ये क्या होता है आपका, साइन सी होता है। किसी भी एंगल का साइन रेशियो क्या होता है, किसी भी एंगल का साइन रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये पहला रेशियो हो गया। दूसरा आपका होता है कोसाइन।
कोसाइन यहाँ पे लिखा है देखो, कोसाइन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस, है ना। कोसाइन जो शुरुआत का 3 लेटर है इसको आपने ले लिया तो कॉस हो गया। इसी एंगल का कॉस रेशियो क्या होगा, कुछ और नहीं होगा, बस बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। आधार और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात आपका हो जाता है कॉस सी, ठीक है, कॉस ऑफ एंगल सी। ये सारे देखो ना क्या हो रहे हैं, सब अनुपात हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपका तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, तीसरा टेग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है टैन, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट में बोल देते हैं टैन। तो टैन ऑफ एंगल सी ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये 3 हो गया। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात आपका है कोसिकेंट, है ना। ये आपका लिखा है कोसिकेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉसेक। क्या बोलते हैं, कॉसेक। शुरुआत के देखो कितने, 5 लेटर ले लो, COSEC, कॉसेक, कॉसेक ऑफ एंगल सी। अब कोसिकेंट क्या होता है, ये साइन रेशियो का ठीक रेसिप्रोकल होता है, उसका इन्वर्स कर दो, है ना। साइन क्या था, साइन सी था आपका P/H, तो कॉसेक सी हो जाएगा H/P, उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया आपने, तो H/P क्या हो गया आपका, कॉसेक सी हो गया। ऐसे आपका नेक्स्ट होता है सीकेंट, सीकेंट को शॉर्ट में बोलते हैं सेक, है ना। शुरुआत के 3 लेटर ले लो सीकेंट का, तो क्या बचेगा, सेक। सेक सी क्या होता है, ये आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस क्या होता था, B/H, तो ये हो जाएगा H/B, है ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आपका होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सही कर लो, कोटेंजेंट, है ना। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कॉट, ठीक है। तो कॉट ऑफ एंगल सी क्या हो जाएगा, कॉट जो होता है ये टैन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कॉट हो जाता है आपका B/P, भाई टैन क्या होता था, P/B, तो कॉट क्या हो जाएगा, B/P, उल्टा हो जाता है। ये आपका 6 टेग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको याद करना बड़ा आसान है, मैं इधर दिखा दे रहा हूँ आपको। अब सिंपल से याद रखिए, P/B/HHB, ऊपर याद करिए, P न्यूमरेटर में याद रखिए, अंश में P/B/P, पहले P लिखिए, फिर B लिखिए, फिर P लिखिए, और डिनोमिनेटर में आप लिखिए HHB, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो पहला आपका सेट बन रहा है P/H, P/H क्या होता था, साइन, है ना, किसी एंगल का साइन रेशियो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/H, B/H आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा, P/B क्या हो गया, टेन थीटा, B/H क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, P/H, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, P/B/HHB, इतना याद रखोगे, सारे रेशियोज आपको याद हो जाएंगे। साइन कॉस टेन याद कर लो, साइन का रेसिप्रोकल कर दोगे क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल कर दोगे सेक आ जाएगा, और टेन का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपके पास कॉट आ जाएगा। इसको ऐसे याद कर सकते हो। P फॉर पाकिस्तान, B फॉर बड़ा, P फॉर पापी, पाकिस्तान बड़ा पापी, पापी मुल्क है ना, टेररिज्म फैलाता है, पाकिस्तान बड़ा पापी, P/B/P, ठीक है, डिवाइडेड बाई HHB, H फॉर हमारा, H फॉर हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान कैसा है, बढ़िया, हमारा हिंदुस्तान बढ़िया है लेकिन पाकिस्तान बड़ा पापी है। ऐसे कुछ याद कर लो, ठीक है, याद करने के लिए। तो इतना आपका हो गया, ठीक है। हमने क्या देख लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू निकालना हम सीख गए रेशियो के टर्म में। अब देखो कुछ एंगल हैं, उन एंगल्स के लिए आपको साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो, कॉसेक रेशियो, सेक रेशियो और कॉट रेशियो सबकी वैल्यू आपको आनी चाहिए। जैसे 0 डिग्री के लिए आपको याद होना चाहिए साइन 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, कॉसेक, सेक, टेन, कॉट सबका 0 डिग्री आपको याद होना चाहिए। ऐसे 30 डिग्री के लिए ये सारे जो रेशियोज़ हैं इनकी वैल्यू क्या होती है, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। इतना आपको याद करने की ज़रूरत है अभी के लिए, है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो एक टेबल मैंने बना दिया है, इस टेबल से आप देख सकते हैं, सारी वैल्यूज़ याद कर सकते हैं। जैसे देखो साइन 0, है ना, इधर देखो जो रोज़ में लिखा है ये एंगल की वैल्यू लिखी है, और कॉलम में क्या लिखा है, टेग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो साइन 0 निकालना है, 0 हो जाएगा। साइन 30 देखना है, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2,
साइन 90 1 होता है, ऐसे कॉस का, टेन का, सबका देख लो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको याद करना मुश्किल है, तो इसके लिए एक तरीका है याद करने का, बड़ा आसान है उस तरीका। देखो सिंपल से क्या करो कि 0 से 1 के बीच का जो इंटरवल है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4 भागों में बांट दो। किसको? 0 से 1 के बीच के इंटरवल को। 0 से 1 के बीच का जो अंतराल है इसको 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दो। ये करना तो आसान है, कैसे करोगे भाई? इसको 0 से 1 माइनस 0/4 कर दोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो पहला जो बनेगा 0, यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। अब 0 में जो इंटरवल आया था कितना आया था? आपने 1/4 आया था, तो 0 में 1/4 ऐड कर दो, है ना, 1/4 लिख दिया आपने। फिर 1/4 में 1/4 ऐड कर दो, 1/4 प्लस 1/4 कितना आएगा? 1/2, यहाँ लिख दिया आपने। फिर 1/2 में 1/4 ऐड कर दो, कितना आएगा? 3/4, यहाँ लिख दिया आपने। फिर 3/4 में 1/4 ऐड कर दो, 3/4 में कितना ऐड करना है आपको? यहाँ पे सही कर लो थोड़ा सा, कितना है? 1/4 ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया? 0 से 1 के बीच का जो इंटरवल है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ऐसे इसको लिख लिया। अब आपको निकालना है साइन 0, तो साइन 0 निकालने के लिए इसका आप स्क्वायर रूट ले लो, वर्गमूल ले लो 0 का, है ना। तो साइन 0 निकालना है तो 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0 होता है, तो साइन 0 आपका 0 हो गया। आपको निकालना है साइन 30, तो इसका ले लो आप वर्गमूल, तो 1/4 का वर्गमूल कितना होता है? 1/2, तो साइन 30 देखो कितना है? 1/2, ठीक है। आपको निकालना है साइन 45 डिग्री, तो 1/2 का स्क्वायर रूट ले लो, कितना आएगा? 1/√2, तो साइन 45 कितना हो गया? 1/√2। आपको निकालना है साइन 60 की वैल्यू, तो इसका ले लो वर्गमूल, है ना, इसका स्क्वायर रूट ले लो। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? √3/2 होता है, तो साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2, है ना। साइन 90 निकालना है तो इसका ले लो वर्गमूल, 1 का स्क्वायर रूट ले लो, कितना आता है? 1 का वर्गमूल 1 आएगा, तो साइन 90 आपका हो गया 1। तो आपने ऐसे लिख दिया, है ना। ऐसे करके आपने निकाल लिया साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। आपको निकालना है कॉस 0, तो उल्टा चलो। अभी आपने वर्गमूल किधर से लिया था? इधर लेफ़्ट टू राइट आए थे आप। कॉस निकालने के लिए राइट टू लेफ़्ट जाओ। आपको निकालना है कॉस 90 डिग्री, है ना, कॉस 90 डिग्री आपको निकालना है, तो वर्गमूल किसका लोगे? कॉस 90 के लिए, सॉरी ऐसा करो, कॉस 0 के लिए, साइन 0 के लिए वर्गमूल आपने 0 का लिया था, है ना, किधर चले थे? लेफ्ट साइड से। तो कॉस 0 निकालने के लिए आप वर्गमूल राइट साइड से लेंगे, है ना। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो कॉस 0 आपका कितना हो गया? 1 हो गया। आपको निकालना है कॉस 30 डिग्री, तो इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, 3/4 का कितना आएगा? √3/2, तो कॉस 30 कितना हो गया? √3/2। कॉस 45 निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, है ना, उल्टा साइड जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो cos 45 आ जाएगा आपको 1/√2। आपको निकालना है cos 60, तो इसका लेंगे स्क्वायर रूट, 1/2 आ जाएगा। cos 90 निकालना है, इसका स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, ठीक है। आसान है साइन और कॉस निकालना। अब देखो tan क्या होता है? tan थीटा आपका जो होता है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा इसका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई तो tan आप निकाल सकते हो। जैसे आपको निकालना है tan 0, तो क्या करोगे? साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0, 0/1 कितना आएगा? 0 आ जाएगा। देखो tan 0 आपका 0 हो गया। आपको निकालना है tan 30, तो ये अपॉन ये कर दो, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कितना आ जाएगा? 1/√3, ये आपका tan हो जाएगा। tan 45 निकालना है तो ये अपॉन ये कर दो, है ना। tan 45 क्या होगा? साइन 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45, तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 आपका 1 आ जाएगा, है ना। आपको निकालना है tan 60, तो क्या करोगे? साइन 60 अपॉन कॉस 60, ये दोनों डिवाइड करोगे, कितना आएगा? √3 आ जाएगा। आपको निकालना है tan 90, तो क्या करोगे? साइन 90 अपॉन कॉस 90, 1/0 कितना आता है? इन्फिनिटी आता है, तो tan 90 कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया। ऐसे आपको निकालना है कॉसेक, तो कॉसेक आपको मालूम है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। कॉसेक 0 कितना हो जाएगा? 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, तो कॉसेक 0 कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया। आपको निकालना है कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा? 1/sin 30, साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो 1/1/2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो कॉसेक 30 आपका हो जाएगा 2, है ना। इसका रेसिप्रोकल कर दो भाई, कॉस निकालने के लिए साइन का रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। आपको निकालना है कॉसेक 45, तो साइन 45 का रेसिप्रोकल 1/1/√2, तो √2 आ जाएगा। इस तरह से कॉसेक निकाल सकते हो। ऐसे आप सेक निकाल सकते हो। सेक निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे सेक 0 निकालना है आपको, तो कॉस 0 कितना होता है? 1, तो सेक 0 कितना हो जाएगा? 1/cos 0, 1/1 1 ही आएगा। तो इस तरह से आपने सेक निकाल लिया।
कॉट निकालने क्या करेंगे, tan का रेसिप्रोकल करते जाएंगे, तो इस तरह से आपका tan निकल आएगा। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद हो गई इस तरह से, आसान है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया पहला टॉपिक। मैंने क्या बताया था, टेग्नोमेट्रिकल रेशियोज़, जिसमें डेफिनेशन था बेसिक आपका साइन का, कॉस का, टैन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का, और दूसरा मैंने बता दिया कुछ एंगल के टेग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू क्या होती है ना, ये आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से एंगल का, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे टेग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिसका सम, जिसका योग होता है 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका योग होता है 90 डिग्री, वो दोनों एंगल एक दूसरे के समपूरक कोण कहे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान लो बी है, तो ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस ए, है ना। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस ए। एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस ए होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एक बनाया है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। क्या बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ए सी क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस है। एंगल ए के लिए बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एंगल ए के लिए ए बी क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस एंगल में, इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में आपका कॉस ए कितना आएगा, कॉस ए, एंगल ए के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी होगा। तो कॉस ए कॉस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन ए सी हो गया। इसी ट्रायंगल में अगर हम ये वाला एंगल लें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 90 माइनस ए आएगी ना। भाई किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का अनुपात कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इस ट्रायंगल में कितना आएगा, 180, और एंगल बी आपका 90 है जो कि राइट एंगल है। तो बी की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे, इसके प्लेस पे 90, ये 90 इधर आएगा, तो 180 माइनस 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, बी वाला इधर चला गया, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस ए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल सी आपका कितना है, 90 माइनस ए। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं जिसकी वैल्यू 90 माइनस ए है, अब इस एंगल का हमने निकाला है साइन रेशियो। ठीक है, साइन ऑफ एंगल 90 माइनस ए, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया ए बी, और हाइपोटेनस तो ए सी ही होगा। तो साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो गया। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल आपने कर दिया, तो साइन 90 माइनस ए क्या हो गया, कॉस ए, साइन 90 माइनस ए क्या हो गया, कॉस ए। इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया, साइन 90 माइनस ए, ये डेरिवेशन है, ऊपर की 2 लाइन में क्या है, इस फार्मूले का डेरिवेशन है। ठीक है, ये फार्मूले की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यहीं से हुई है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है उसको लगा दिया आपने, थोड़ा सा रेशियोज़ की वैल्यू लिख लिया, निकाल लिया आपने। तो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो कॉस 90 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, साइन ए। देखो साइन ए की वैल्यू, साइन ए क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी लिखा है, बी सी अपॉन ए सी लिखा है ना, साइन ए। और कॉस 90 माइनस ए, इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। भाई इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा, तो बेस क्या हो जाएगा, बी सी। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस कितना हो जाएगा, बी सी, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, ये आपका हो गया कॉस 90 माइनस ए। क्लियर। अब देख लो, कंपेयर कर लो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने इक्वल करके लिख दिया, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक है, ये दूसरा आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे आप निकालोगे तो कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू आ जाएगा सेक ए, वही करके देख लेना सब। कॉसेक 90 माइनस ए लिख देना, सेक ए लिख देना, दोनों को देखना इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल आ गया। कॉसेक 90 माइनस ए क्या होता है, सेक ए होता है। और ऐसे निकालोगे सेक 90 माइनस ए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। सेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। यहाँ पे मैंने ड्राइव किया है ऊपर,
सेक 90 माइनस ए इस ट्रायंगल से लिख लिया आपने, कॉसेक ए लिख लिया आपने इस ट्रायंगल से, दोनों को इक्वेट किया, राइट हैंड साइड इक्वल था तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो सेक 90 माइनस ए आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, ये 4 आपका हो गया। इसके बाद एक मिनट, पाँचवा देखते हैं। पाँचवा आपका है tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए आपका होता है कॉट ए, tan 90 माइनस ए कितना होता है, कॉट ए। आप निकाल सकते हैं इसको, वही है ना, आपको tan 90 माइनस ए की वैल्यू लिखनी है और कॉट ए की वैल्यू लिखनी है, दोनों वैल्यू इक्वल आएगी तो यहाँ पर इक्वल करके लिख दिया। और ऐसे आप निकालोगे cot 90 माइनस ए, ये क्या होता है आपका tan ए होता है। तो कॉट कहाँ जाता है, देखो कॉट जाता है tan में, tan कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, साइन कॉस में, कॉस साइन में। आसान है याद करना। साइन 90 माइनस ए कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में चला जाएगा, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए, सेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, है ना, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, और tan कॉट में, कॉट tan में। याद करना आसान हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक बात हो गई। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा टॉपिक, टेग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद सबसे लास्ट में जो टॉपिक है आपका है टेग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा, त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे सर्वसमीका होती क्या है, आइडेंटिटी क्या होती है ना, सर्वसमीका किसको कहते हैं। तो देखो भाई, सर्वसमीका एक टाइप का समीकरण होती है, ऐसा समीकरण होती है जो कि चर राशि की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है ना। आइडेंटिटी इज अ सॉर्ट ऑफ इक्वेशन विच होल्ड्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जैसे देखो समझा रहा हूँ, अभी तो डेफिनेशन मैंने बताया है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे आप पढ़ते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका क्या है, ये आपकी सर्वसमीका है। सर्वसमीका होने का मतलब यहाँ पर देखो a और b की चाहे कोई भी वैल्यू हो, ये इक्वेशन हमेशा क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो ऐसा इक्वेशन आपका बन जाता है सर्वसमीका। ऐसा इक्वेशन जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है, वो आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, सर्वसमीका बन जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आइडेंटिटी है। ऊपर वाला जो इक्वेशन लिखा है ये क्या है, आइडेंटिटी है। लेकिन देखो जैसे एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका आइडेंटिटी नहीं है, ये आपकी सर्वसमीका नहीं है। ये क्या है, केवल और केवल ये समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की केवल 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। x की केवल 2 वैल्यू, अगर x की वैल्यू या तो +1 है या तो -1 है, तभी यह समीकरण संतुष्ट होगा। बाकी जैसे मान लो x की वैल्यू 5 रख दो, 5 रख दो, तब यह समीकरण क्या होगा, संतुष्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये आपका सर्वसमीका नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो a और b की चाहे कुछ भी वैल्यू रख दो, a की वैल्यू मान लो 1 है, b की 2 है, a का 10 है, b का 20 है, a का 100 है, b का 200 है, a का 1000 है, b का 1500 है, कोई भी वैल्यू आप रख दो a और b की, ये आपका क्या होगा, संतुष्ट होगा, ये सेटिस्फाई आपका समीकरण होता रहेगा। तो ऐसा समीकरण आपका क्या होता है, सर्वसमीका होती है ना। तो सर्वसमीका क्या होती है, ये वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है ना। ऐसा इक्वेशन होता है जो कि वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। तो ये आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ना, बीजगणितीय सर्वसमीका है। जो यहाँ पे लिखा है क्या आपका, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, बीजगणितीय सर्वसमीका है। लेकिन हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, टेग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। तो टेग्नोमेट्री में क्या आ जाएगा, कुछ साइन, मतलब जो टेग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं वो आ जाएंगे, साइन कॉस टैन कॉट ये सब आ जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला जो आइडेंटिटी है आपका वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका पहला आइडेंटिटी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, एंगल यहाँ पे वेरिएबल है, थीटा क्या है, वेरिएबल है। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि यह एक सर्वसमीका है, यह एक आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए संतुष्ट होगा। अब यहाँ पे थीटा चाहे आपका 0 डिग्री हो, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 1.5 डिग्री हो, चाहे 100 डिग्री हो, चाहे लाख डिग्री हो, ये हमेशा इक्वेशन आपका सेटिस्फाई होता रहेगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी आप रख के देख लो, ये हमेशा 1 ही आएगा, है ना। तभी तो ये क्या है, सर्वसमीका है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये समीकरण होता, सर्वसमीका नहीं होता, है ना। तो ये आपका पहला टेग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप,
कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसी को अलग तरीके से लिख दिया गया यहाँ पे, या ऐसे भी लिख सकते हो, साइन को इधर लेके चले जाओ, है ना, साइन को लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ ले जाओ आप, राइट हैंड साइड पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपकी ये पहली सरसमिका है, पहली आइडेंटिटी है, और इसको ये लिखने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ ये भाई कहाँ से आया, ये आइडेंटिटी कहाँ से आ गई, अब आसमान से तो टपकी नहीं होगी, है ना, कहीं ना कहीं से डेराइव हुई होगी, तो कहाँ से डेराइव हुई है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आसान है, आपको सबसे पहले एक बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आपका ABC क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल ABC में आपका एंगल B कितना हो जाएगा, राइट एंगल है 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और एंगल C को हमने मान लिया है थीटा, ये एंगल क्या हो गया आपका थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पे लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर ये इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, मतलब AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कर्ण पर बना वर्ग आधार और लंब पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। हिंदी मीडियम के बच्चे कैसे पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम को, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग लंब और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस, है ना भाई, जो आपका परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर कर दो, जो बेस है उसका स्क्वायर कर दो, दोनों का सम कर दो, कितना हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है आपका AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम, इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, है ना, जो आपने ये लिखा है इसको क्या मान लिया आपने, इक्वेशन 1 है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या आएगा आपका, ये वाला एंगल की बात कर रहे हो आप, थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस तो है ही, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा P/H, P क्या है आपका AB, H क्या है AC, तो AB/AC हो गया। कॉस थीटा निकालो यहाँ पे, ये एंगल है, बेस क्या है आपका B, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है AC, तो BC/AC, ये आपका हो गया कॉस थीटा। अब इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 2, ये क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 2, और इसको क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 3, तो 2 इक्वेशन नंबर 2 का और इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करना है मतलब दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब दोनों साइड का, दोनों इक्वेशन के दोनों साइड का स्क्वायर करके सम कर लो, है ना, स्क्वायर मतलब वर्ग करके उनका योग कर लो, वर्ग करके जोड़ लो। तो इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करो और इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर करो और उसका सम कर लो, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशंस का सम कैसे होता है, लेफ्ट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड में सम कर देते हो और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में सम कर देते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर करने के बाद में सम कर लिया लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया आपका, और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में स्क्वायर करके सम कर लिया, स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, सम कर लिया। अब इन दोनों, ये दोनों आपकी फ्रैक्शंस है, दोनों का सम करना है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपका सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। अगर दो भिन्नों का हर समान होता है तो अंशों का हम क्या करते हैं योग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया AC स्क्वायर, न्यूमरेटर का दोनों का सम कर लिया आपने, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से देख लो किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर के, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के प्लेस में हमने यहाँ से क्या लिख दिया AC स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया आपका AC स्क्वायर आ गया, तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। ये आपका पहली आइडेंटिटी हो गई, ठीक है, प्रूफ हो गई ना ये पहली आइडेंटिटी। ऐसे आपका दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका सेकेंड आइडेंटिटी है। इसको लिखने के दो
अन्य तरीके हैं, 2 अदर मेथड हैं। कैसे कर सकते हो आप? सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 10 को इधर ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। अब जो दूसरा आपका जो आइडेंटिटी है इसको हम प्रूव करना देखेंगे। तो इसी ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा क्या होता है? b बाई एच। तो सेक क्या हो जाएगा? h बाई बी। एच मतलब AC और b मतलब BC, AC अपॉन BC सेक थीटा हो गया। टेन थीटा क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC। ठीक है। अब टेन थीटा विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। कर लिया यहाँ तक। इसके बाद क्या करो, जो आपका ये है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, इसके दोनों साइड 1 का सम कर दो, इधर भी 1 ऐड कर दो और इधर। इक्वेशन में ऐसा आप कर सकते हो ना, एक कोई इक्वेशन है, अगर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो या कोई चीज़ आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो आपका हो गया टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, दोनों साइड आपने 1 ऐड कर दिया इक्वेशन के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ऐसा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने कर दिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यह आपका हो गया 1 प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब 1 को आपने ऐड कर लिया तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से देख लो, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके बराबर है? AC स्क्वायर के। तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? पूरे के प्लेस पे AC स्क्वायर। तो ऊपर आपका आ जाएगा AC स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा? BC स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आपका AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। AC अपॉन BC किसके बराबर है? देखो ज़रा, AC अपॉन BC सेक थीटा के बराबर है। तो AC अपॉन BC के प्लेस पे क्या लिख दिया आपने? सेक थीटा लिख दिया। ठीक है, स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ रही थी निकल के? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो निकाल रहे थे आप, ये किसके बराबर आ गया? सेक स्क्वायर थीटा के। तो आपकी जो सेकेंड आइडेंटिटी थी वो प्रूव हो गई। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सेकंड हो गया। इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी आपकी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही देख लो, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इस ट्रायंगल में देखो क्या है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा के। साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच। तो कोसेक क्या हो जाएगा? H बाई पी। H बाई पी मतलब AC अपॉन AB। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कॉसेक थीटा AC अपॉन AB। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा आपका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा के। टेन थीटा क्या होता है? P बाई B। तो कॉट क्या हो जाएगा? B बाई P। B मतलब BC अपॉन AB। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? BC अपॉन AB। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कॉट थीटा BC अपॉन AB। कॉट थीटा आपका हो गया BC अपॉन AB के इक्वल, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और फिर से वही किया आपने, 1 ऐड कर दिया दोनों साइड में, इधर भी 1 ऐड कर दिया और इधर भी 1 ऐड कर दिया, इसके दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया आपने। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से इन दोनों को सम कर लिया तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से देख लो, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर किसके बराबर था? AC स्क्वायर के। तो इस पूरे के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? इन दोनों के प्लेस पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के प्लेस पे आपने क्या लिख दिया? AC स्क्वायर, है ना। इसके प्लेस पे आ गया आपका AC स्क्वायर, नीचे क्या था? AB स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो फिर AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। AC अपॉन AB किसके बराबर है? AC अपॉन AB बराबर था कॉसेक थीटा के। तो आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो इस तरह से आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी खत्म हो गया आपका। तो ये आपका रहा थ्योरेटिकल पार्ट। किसका थ्योरेटिकल पार्ट? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल जैसे 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, तो आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद अगली क्लास पे हम पढ़ेंगे, हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज है। तो NCERT में टोटल 4 एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री में, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। ठीक है,
तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज़। टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बेस पे आपका एक्सरसाइज 8.1 है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, टेक्नोमेट्रिकल रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, तो इसके बेस पे आपका एक्सरसाइज नंबर 8.2। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, टेक्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसके बेसिस पे आपका है एक्सरसाइज नंबर 8.3। और सबसे लास्ट मैंने क्या पढ़ाया, टेक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, तो इसके बेस पे आपका है एक्सरसाइज नंबर 8.4। तो बारी बारी से पहले हम लोग 8.1, फिर 8.2, फिर 8.3, फिर 8.4 हम लोग ये सब करेंगे भी। फ़िलहाल के लिए क्लास ख़त्म होती है। नमस्कार।